तो 2026 का पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी 2026 को। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय नहीं होगा कि पार्लियामेंट जैसे इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पार्लियामेंट चैप्टर में। तो देखेंगे पार्लियामेंट में क्या डिफ़िकल्ट है, इसको कोशिश करेंगे कि बहुत आसान बनाएं। तो देखो, अपने देश में ना दो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। दो बिल्डिंग है सर, दो बिल्डिंग है। एक ओल्ड बिल्डिंग है सर। क्या है सर? एक ओल्ड बिल्डिंग है, दूसरी न्यू बिल्डिंग है सर। जो ओल्ड बिल्डिंग है, ये हमारा ओल्ड बिल्डिंग है पार्लियामेंट का, जो ओपन की गई थी 1927 में सर। और 1927 में जब इसको ओपन किया गया तो ओपन सेरेमनी परफॉर्म की गई। तो जब ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म हुई तो उस समय के जो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल थे, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे, उनके द्वारा इस ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म कराया गया। तो आप मुझे बताओ कि 1927 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ठीक है, अब देखो सर, जो ये आप ओल्ड बिल्डिंग देख रहे हो, ये 26 जनवरी 1950 से लेके 28 सितंबर 2023 तक ये हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग कहलाई, जिसको हम संविधान सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संविधान सदन कहते हैं। क्यों सर संविधान सदन कहते हैं? क्योंकि इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी के सेंट्रल हॉल में संविधान लिखा गया था। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो यहीं बैठती थी और यहीं पे संविधान लिखते थे। ठीक है सर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? संविधान सदन कहते हैं, ध्यान रहेगा। और ये कब से कब तक वर्किंग कंडीशन में था सर? 26 जनवरी 1950 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक। अब इसमें चूंकि स्पेस कम था तो हमें और लार्जर स्पेस की ज़रूरत पड़ती, इसलिए हमने एक न्यू बिल्डिंग बनाई। इस न्यू बिल्डिंग, ये जो आपको दिख रहा है, ये न्यू बिल्डिंग को ओपन किया गया 28 मई 2023 को सर। 28 मई 2023 को ये नई बिल्डिंग को ओपन की गई। अब देखो सर, ये जो पुरानी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इस पुरानी बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट था उसको बोलते हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन लोगों ने इस बिल्डिंग के डिज़ाइन किए थे। इन्होंने ही, यही आर्किटेक्ट थे इसके बेसिकली। जब आप दिल्ली में आओगे, या अगर जो लोग भी दिल्ली में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि जो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली जिसको कहते हैं, उसका पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है, पूरा जो डिज़ाइन है, उसको डिज़ाइन करने वाला कोई और नहीं, एडविन लुटियंस ही हैं। जो बहुत ही एक नई दिल्ली में जब आप आओगे, न्यू दिल्ली के अंदर, तो एक बहुत ही फेमस प्लेस है जिसको बोलते हैं कनॉट प्लेस, सीपी। वो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है। तो जब आप सीपी आओगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। वो डिज़ाइन भी एडविन लुटियंस ने ही किया था। ये जो आप राष्ट्रपति भवन देखोगे, जो प्रेसिडेंट्स हाउस है, बहुत ही खूबसूरत है। वो सारा जो जोन है ना, वो लुटियंस जोन कहलाता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को ये प्रेसिडेंट हाउस देखना चाहिए। वो जनरल पब्लिक के लिए साल में 2 बार ओपन की जाती है। अमृत उद्यान जिसको कहते हैं सर, पहले उसका नाम मुगल गार्डन था, अब उसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो साल में 2 बार और ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन की जाती है। और सर बहुत ही खूबसूरत है, आप सबको जाना चाहिए। सर ये जो नई बिल्डिंग है ना पार्लियामेंट की, इस नई बिल्डिंग को बनाने वाले जो हैं, इसके आर्किटेक्ट, वो है सर बीमल पटेल। कौन है सर? बीमल पटेल है। बेसिकली ये टाटा प्रोजेक्ट्स के अंदर में आता है। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम है सर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है सर। ठीक है सर। इस न्यू बिल्डिंग को कहते हैं सर संसद भवन। क्या कहते हैं सर? संसद भवन, क्योंकि हमारे सांसद यहीं बैठते हैं। इस ओल्ड बिल्डिंग को क्या कहते हैं सर? संविधान सदन। और न्यू बिल्डिंग को क्या कहते हैं सर? संसद भवन। ठीक है सर। ये कब आया वर्किंग कंडीशन में?
28 मई 2023 को सर इसको ओपन कर दिया गया। ठीक है सर। अब देखो सर, ये ह्यूमन बॉडी कहाँ से आ गया पार्लियामेंट के चैप्टर में? सर पूरे ह्यूमन बॉडी को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में ऑर्गन्स है सर। जैसे हार्ट है, किडनीज हैं, ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है। जैसे सर हार्ट का काम क्या होता है सर? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करना, या ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना। सर लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है सर, लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन को, मतलब गैसेस एक्सचेंज करना, और जो अदर गैसेस हैं उनको रिमूव करना, और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। ठीक है सर। लीवर का क्या काम है सर? लीवर का फंक्शन है कि जो बाइल जूस होता है, जो स्टमक में खाना को डाइजेस्ट करता है, वो प्रोवाइड करना। ठीक है सर। किडनीज का क्या काम है सर? किडनीज का काम है फिल्ट्रेशन का, जैसे वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर आउट करके बाहर करना। आप समझ रहे हो कि ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स है, और वो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही सर एक देश को चलाने के लिए, एक सरकार को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। क्या सर? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, मतलब और सब गवर्नमेंट होता है सर, गवर्नमेंट और स्टेट कह लो। इसमें भी ऑर्गन्स हैं? जी बिल्कुल ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके एक गवर्नमेंट सही ढंग से सुचारू तरीके से चलती है सर। ठीक है सर। ये अभी ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन है सर, पहला ऑर्गन है इसको बोलते हैं सर लेजिस्लेचर। दूसरा ऑर्गन है सर, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तीसरा जो ऑर्गन है सर, इसको बोलते हैं जुडिशरी। सर इसके फिर अलग अलग फंक्शंस होंगे, बिल्कुल इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। जो लेजिस्लेचर है सर, उसका काम है, इसको सर हिंदी में बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं विधायिका। इसका काम क्या है सर? लॉ मेकिंग का काम है सर। क्या मतलब सर? कानून बनाने का काम है, कानून बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। ठीक है सर। ये दूसरा है जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं सर? कार्यपालिका। इसका काम क्या है सर? ये जो कानून बना हुआ है, इस कानून को लागू करने का काम है सर, लागू करने का काम है सर। ठीक है। तीसरे ऑर्गन का काम क्या है सर? तीसरे ऑर्गन का काम है ये जो कानून बना है, जो लागू हो रहा है, वो सही तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी का है। दूसरा काम ये है कि सर ये जो कानून में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, उसके मीनिंग में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो इसको सर इंटरप्रेट करने का, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का काम किसका है सर? जुडिशरी का है। इसलिए इसको बोलते हैं सर न्यायपालिका। क्या बोलते हैं सर? न्यायपालिका। ठीक है सर। अब ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है, तो कहीं ना कहीं तो बैठती होगी, कोई ना कोई तो जगह होगी, कोई ना कोई तो बॉडी होगी। तो सर ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लेजिस्लेचर है, इसी को पार्लियामेंट कहते हैं सर। सो पार्लियामेंट क्या है सर? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा? कानून बनाना, कानून बनाना, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग का काम किसका है सर? पार्लियामेंट का काम है सर। तो ये सुप्रीम का क्या मतलब है सर? सुप्रीम का मतलब है सर ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है सर। तो अगर ये सबसे ऊपर है तो इसके नीचे भी कुछ होगा, तो इसके नीचे होगा, इसके नीचे क्या होगा सर? इसके नीचे क्या होगा सर? स्टेट लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं सर विधान सभा। क्या बोलते हैं सर? विधान सभा बोलते हैं।
तो पार्लियामेंट क्या है सर? ये लेजिस्लेटिव बॉडी ही है जो कानून बनाती है, लेकिन ये सबसे सुप्रीम बॉडी है, ये सबसे ऊपर की है। इसका मतलब ये है सर कि यूनियन लेजिस्लेचर को यूनियन लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे। ठीक है सर। और ये ऊपर होगी और ये नीचे होगी। इतनी बात सर समझ में आ गई। अब देखो सर, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। सर बताया तो अभी, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है कानून को बनाना, लेजिस्लेट करना। नहीं सर, पार्लियामेंट के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उसमें एक फंक्शन है लेजिस्लेशन। तो मल्टीपल फंक्शंस में क्या है सर? एक तो फंक्शन है सर प्रोवाइडिंग कैबिनेट। क्या सर? प्रोवाइडिंग कैबिनेट। शायद आपको कैबिनेट पता होगा कि क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करना किसका काम है सर? पार्लियामेंट का काम है। इस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग द कैबिनेट, ये भी किसका काम है सर? पार्लियामेंट का फंक्शन है। इस कैबिनेट का फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास है सर? ये फाइनेंशियल कंट्रोल भी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का जो एक फंक्शन है वो है सर लेजिस्लेशन। सर अभी तक तो यही लगता था कि लेजिस्लेशन जो है यही तो मेन फंक्शन है सर, पार्लियामेंट का एक ही तो काम है सर लेजिस्लेशन, लेजिस्लेट करना। नहीं सर, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज मल्टीपल फंक्शंस, पार्लियामेंट हैव मल्टीपल फंक्शंस, बट लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये पार्लियामेंट सारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये है सर कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये अपने पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगी। पार्लियामेंट के प्रति क्या होगी सर? जवाबदेह होगी। जवाबदेह मतलब सर आंसरेबल। देखो सर, पॉलिटी में ना एक मंत्र है, ये मंत्र हमेशा याद रखना। इस मंत्र का नाम है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल 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 टू whom? टू लेजिस्लेचर। याद रखना, हमेशा लेजिस्लेचर ऊपर होगा, एग्जीक्यूटिव नीचे होगी। इसका मतलब ये है सर कि ये जो लेजिस्लेचर है ये हमेशा क्या होगा सर? ऊपर होगा। और एग्जीक्यूटिव किधर होगा सर? एग्जीक्यूटिव हमेशा इसके नीचे होगा। और ये एग्जीक्यूटिव इस लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेह होगा सर। अकाउंटेबल कह लो, आंसरेबल कह लो। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। तो क्या ये सर लेजिस्लेचर जो है ये सबसे ऊपर है? इसके ऊपर कोई है ही नहीं? क्या ये किसी के लिए आंसरेबल है, या क्या ये किसी के लिए अकाउंटेबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब देखो, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ऐसे समझ लो, ये ऐसे समझ लो, ये हो गया आपका लेजिस्लेचर, ये हो गया सर आपका एग्जीक्यूटिव, ये हो गया सर एग्जीक्यूटिव, ये इसके लिए जवाबदेह है, ये इसके लिए जवाबदेह है, आंसरेबल है। इससे भी बड़ा कोई है सर, इससे भी कोई सुप्रीम है। हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि पार्लियामेंट द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेचर के फील्ड में वह सबसे सुप्रीम है, लेकिन वह सबसे सुप्रीम नहीं है। लेजिस्लेशन के फील्ड में वो सुप्रीम है, लेकिन वो सबसे सुप्रीम नहीं है, उसके भी कोई सुप्रीम है। वो क्या है सर? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है सर, इससे सुप्रीम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग। सर पॉलिटी में इसके लिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं लेक्स रेक्स। क्या बोलते हैं सर? लेक्स रेक्स। लॉ इज द किंग। लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है सर, लॉ से ऊपर लेजिस्लेचर नहीं है। इसका मतलब लेजिस्लेचर जो है वो किसके लिए जवाबदेह है? वो जवाबदेह है आंसरेबल टू द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह है। इतनी बात समझ में आ गई सर। तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में 200 सालों तक उन्होंने यहाँ पर गवर्न किया। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे आप पार्लियामेंट का, या फिर कोई भी आप पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर देखोगे, वो मोस्ट प्रोबेबली कनेक्टेड होगा ब्रिटिशर्स से। तो जो आप प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हो, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, क्या सर? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं। ये बेसिकली हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? इंग्लैंड से। जिस मॉडल को हम क्या बोलते हैं सर? वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। इसको वेस्टमिंस्टर क्यों बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहते हैं कि जो इंग्लैंड की सरकार है, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, इस वेस्टमिंस्टर पैलेस में, वेस्टमिंस्टर पैलेस में बैठती है। इसलिए इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इस मॉडल को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। और जो हमने अडॉप्ट किया है वेस्टमिंस्टर मॉडल को, वो हमारा अपना मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो बेसिकली इंडिया अडॉप्टेड वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो वेस्टमिंस्टर मॉडल है क्या। देखो वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या है कि वैसा मॉडल जो बाई कैमरलिज्म को फॉलो करता हो, बाई कैमरलिज्म को फॉलो करता हो। सर ये बाई कैमरलिज्म क्या है? देखो, बाई का मतलब क्या होता है? टू। कैमरे का मतलब क्या होता है? चैम्बर्स। क्या होता है सर? चैम्बर्स। चैम्बर्स कह लो या हाउसेस कह लो। ऐसा सिस्टम, ऐसा मॉडल जिसमें दो हाउसेस हों, उसको बोलेंगे सर बाई कैमरल, बाई कैमरलिज्म। ठीक है, में दो हाउसेस कौन से होंगे सर? एक होगी अपर हाउस, एक होगी अपर हाउस, और दूसरा होगा सर लोअर हाउस। इतनी बात समझ में आ गई। वैसा मॉडल जो बाई कैमरलिज्म को फॉलो करता हो। और दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है कि वो जिसमें एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर जो है, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग जो पावर है सर, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास होनी चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम जो होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट। इसका मतलब है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल में जो कैबिनेट हो, वही एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। यही न्यूक्लियस ऑफ पावर होता है। क्या होता है सर? न्यूक्लियस ऑफ पावर कहते हैं सर कैबिनेट को। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्या है सर? एक तो बाई कैमरलिज्म को फॉलो करे, इसका मतलब दो हाउसेस होनी चाहिए पार्लियामेंट की, दो चैम्बर्स होने चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस। और दूसरा ये है सर कि जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास हो सर? कैबिनेट के पास। इसीलिए कैबिनेट को न्यूक्लियस ऑफ पावर कहा जाता है। अब देखो सर इंडिया में क्या है, हमने इंडिया में अडॉप्ट कर लिया उसको, वेस्टमिंस्टर मॉडल को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो हमारा गवर्नमेंट है, जो मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो क्या है सर? वेस्टमिंस्टर मॉडल है। तो हमने जो अडॉप्ट किया उसमें भी दो चैम्बर है। हम भी बाई कैमरलिज्म को फॉलो करते हैं सर, बाई कैमरलिज्म को फॉलो करते हैं। इस बाई कैमरलिज्म में एक होता है सर लोअर हाउस, एक होता है सर लोअर हाउस, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लोकसभा कहते हैं। एक होता है सर अपर हाउस। क्या होता है सर? अपर हाउस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? राज्यसभा कहते हैं। अब देखो, और हमारा भी क्या है सर? हमारा भी क्या है? जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कौन है सर? प्राइम मिनिस्टर। और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास? एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है सर? एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कैबिनेट के पास है सर। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल में हमने क्या बताया कि बाई कैमरल सिस्टम को फॉलो करेगा और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर कैबिनेट के पास होगी, मतलब कैबिनेट न्यूक्लियस ऑफ पावर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जो यूके में वेस्टमिंस्टर मॉडल है, जो यूके में वेस्टमिंस्टर मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल है,
वो भी क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है सर, कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो मंत्र हमने आपको दिया था, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये मंत्र याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ही होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। कैसे पार्ट होता है, अब देखो सर, जो नरेंद्र मोदी सर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पीएम बाद में है, वो पहले एक सांसद है, पहले वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हम उनको वोट पीएम बनाने के लिए पहली बार नहीं देते हैं, हम पहले उनको एमपी बनाते हैं। एमपी से वो, मतलब एमपी मतलब लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हो गया सर, लेजिस्लेचर। पहले वो लेजिस्लेचर बनते हैं, और लेजिस्लेचर बनने के बाद उसी के वो फिर वो पार्ट बनते हैं एग्जीक्यूटिव के। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यूके का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ये बाई कैमरल है, हमने बताया आपको। अब बाई कैमरल है, इसका मतलब 2 हाउसेस होंगे। तो एक हाउस जो है, एक हाउस जो है, इसका भी एक हाउस है अपर हाउस। इस अपर हाउस को कहते हैं सर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं सर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसका भी एक लोअर हाउस है, इस लोअर हाउस को बोलते हैं सर हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोलते हैं सर, हाउस ऑफ कॉमन्स। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमने क्या किया सर, हमने एडॉप्ट किया था, हमने क्या किया था सर, इस वेस्टमिंस्टर मॉडल को एडॉप्ट किया था। और इतना भयंकर तरीके से हमने एडॉप्ट किया है कि हमने कारपेट तक एडॉप्ट कर लिया है। आप देखोगे कि लोअर हाउस का कारपेट यहाँ पर भी ग्रीन है, तो आप देखोगे कि लोकसभा लोअर हाउस का कारपेट भी ग्रीन है, ग्रीन कारपेट है सर इसका, ग्रीन कारपेट है। यहाँ भी आप देखोगे कि ग्रीन कारपेट है। ये होता है सर एडॉप्शन। अगर आप अपर हाउस देखोगे तो यहाँ पर रेड कारपेट है, रेड कारपेट है सर। अगर अपना अपर हाउस देखोगे राज्यसभा, सर रेड कारपेट है, रेड कारपेट है। इसको कहते हैं सर एडॉप्शन। हमने पूरी तरीके से इसको एडॉप्ट कर लिया। वैसे ही अगर आप यूएसए में जाओगे तो वहाँ भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। क्या सर, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। ऑल्दो वो भी फॉलो करते हैं बाई कैमरल सिस्टम, वहाँ भी बाई कैमरलिज्म है, वहाँ भी बाई कैमरलिज्म है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम नहीं है सर, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, उनके जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं सर कांग्रेस। उसके पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं सर, कांग्रेस। और उसका भी एक अपर हाउस है, उसका भी एक अपर हाउस है, क्योंकि बाई कैमरल सिस्टम है। उसका भी एक लोअर हाउस है। क्या है सर, लोअर हाउस है। इस अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं सर, सीनेट बोलते हैं। और इस लोअर हाउस को क्या बोलते हैं सर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में आप ध्यान देना, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर था, बट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी डिफरेंस आए तो ये ध्यान में रखनी है सर। तो सर ये थोड़ा और डिटेल में चल के देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। सर हमने बताया कि ये मेजर डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है। मतलब क्या है सर, एग्जीक्यूटिव पर अंकुश लगा रहता है लेजिस्लेचर का, जबकि जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है। सर ऐसा क्यों किया हमने, कि हमने ऐसा क्यों किया कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल बना दिया। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब कॉलोनियल रूल चल रहा था,
उस समय क्या था कि एग्जीक्यूटिव अनअकाउंटेबल था। कॉलोनियल रूल के टाइम एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर था। ये कैसे कह सकते हैं सर कि अनअकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर था? एग्जाम्पल है सर लॉर्ड डलहौजी उसके एग्जाम्पल है सर। लॉर्ड डलहौजी का एक है सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने सुना होगा सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड कर्जन उसके एग्जाम्पल है सर, लॉर्ड कर्जन सर उसके एग्जाम्पल है, जिसका आपने सुना होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल सुना होगा सर। ये गवर्नर जनरल्स थे जो एग्जीक्यूटिव थे और ये लेजिस्लेचर के प्रति अनअकाउंटेबल थे। ये सब लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे। इसी वजह से हमने इनको ध्यान में रखते हुए हमने जब सिस्टम अडॉप्ट किया तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्ट किया, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है सर। इतनी बात समझ में आ रही है सर। एक बात और है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सर हेल्दी डेमोक्रेसी होती है। कैसे कह सकते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी होती है? क्योंकि सर एक इसमें देखोगे तो एक रूलिंग पार्टी होती है, एक होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है सर ऑपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी होती है, एक होती है सर ऑपोजिशन पार्टी। ये जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ये बहुत एम्पावर्ड होती है। ऑल्दो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सिस्टम यही है कि ये जो एम्पावर्ड अपोजिशन पार्टी ये क्वेश्चन पूछती है इस रूलिंग पार्टी से, और ये जो रूलिंग पार्टी है ये आंसरेबल होता है इस एम्पावर्ड अपोजिशन पार्टी के। एक प्रॉब्लम क्या है सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि सर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों सर? क्योंकि एक बिल को पास करने में, एक एक्ट बनाने में पहले मोशन, फिर डिबेट, फिर डिस्कशन, फिर वोटिंग, अब ये सब करते में सर बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप देखोगे कि एक वुमेन रिजर्वेशन को आने में 30 ईयर्स लग गए, 30 ईयर्स लग गए सर, तब जाके वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो पाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, बार बार वोटिंग होते हैं 5 साल पे और गवर्नमेंट चेंज होती है, तो पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी भी एक मेजर प्रॉब्लम है सर इसका। ठीक है सर, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है सर, फास्ट होता है। क्यों? इसकी वजह है फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग होता है, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। ये फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, ये बहुत ही रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, आई इज़ मच मोर ग्रेटर देन वी। लेकिन वहीं आप देखोगे यहाँ पर तो ये बहुत ही सूटेबल होता है, ये बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत ही सेफ होता है। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कलेक्टिव विजडम से लिए जाते हैं, कलेक्टिव विजडम से डिसीजन लिया जाता है। मतलब वी जो होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रादर देन एक सिंगल इंडिविजुअल के। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।